बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए हमने कल जो है वो ईथेन की केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। केमिस्ट्री ऑफ ईथेन हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम केमिस्ट्री ऑफ ईथीन पढ़ते हैं। ये ईथीन और इथाइन का जो टॉपिक है, कितना है, ईथीन और इथाइन का जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने कहा था कि ईथेन के अंदर जो है, ईथेन के अंदर जो है वो सिर्फ वर्ड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ईथेन में सिर्फ वर्ड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और ईथीन और इथाइन के रिएक्शंस जो है, इसमें हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है, तो इसमें रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो स्लाइड्स बनी हुई है, इन स्लाइड्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक भी इसमें डाल दिए हैं मैंने, जो मुझे बहरहाल एक्सप्लेनेशन में पढ़ाने हैं। वो तुम्हारे बुक में नहीं है, तो क्योंकि अब हम बहुत शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं, तो उन चीजों को अगर स्लाइड आएगी भी तो उसको मैं हटा दूंगा। वो चीजें जो हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा चीज है। तो चंद एक स्लाइड्स आके उसको मैं जल्दी स्किप कर दूंगा, तो परेशान ना होइएगा। जो बुक में चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो जनाब हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ इथेन। हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ इथेन। हम शुरू करने जा रहे हैं, सॉरी, इथीन। केमिस्ट्री ऑफ इथीन हमने शुरू करना है बेटा। इसमें नोमेनक्लेचर आपको इसका पता है। हम पहले आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, और फिर उसके बाद इसकी प्रिपरेशन पर, और फिर हम आते हैं इसके रिएक्शन पर। तो अब हम आते हैं जनाब कि इसकी केमिस्ट्री में इथीन की जो केमिस्ट्री, इसको हम इथाइलिन भी कहते हैं। इसको हम इथाइलिन भी कहते हैं। इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड। इट अकर्स इन कोल गैस अप टू 9%। ये इथीन है। C2H4 CH2 डबल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड एक ही है, डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2H इसके साथ है। अब आते हैं इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पर। ये जरा देखिएगा कि ईच कार्बन इन इथीन इज sp2। आपकी बात मैंने कल कही थी कि अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड कार्बन बना रहा है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो वो sp1 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप बनेगा वो ट्राइगोनल होगा। और अगर sp1 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप बनेगा वो लीनियर शेप होगा। लिहाजा हमने कल पढ़ा था कि इथेन में क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के माने कार्बन का जो शेप बनेगा इथेन का, वो टेट्राहेड्रल, बिकॉज कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इथीन अभी आपने देखा कि दोनों कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड के माने क्या है कि कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के माने शेप कैसा बनेगा इसका, ट्राइगोनल। और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्रीज का एंगल होगा। अब यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि each carbon in ethene is sp2 hybridized and consists of 3 sp2 hybrid orbitals with 1 pz unhybrid orbital. These sp2 hybrid orbitals are coplanar with an angle of 120 degree, while pz atomic orbital lies at perpendicular to the plane. अब इसमें ये आपको देखें, ये आपके पास है, लेकिन मैं आपको इससे पहले मैं आपको जो बुक वाली डायग्राम है वो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। इसको जरा देखिएगा कि बुक में जो डायग्राम दी गई है हम उसको शो करें। यहाँ देखिएगा कि आपने जो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसको। यह देखें कि हमारे पास जो है जनाब, ये कार्बन हमारे पास है, दो कार्बन। ये देखना, ये यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये दो कार्बन हमारे पास हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। ये इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इसका है।
ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ये दूसरा कार्बन आ गया। सही है भाई। अब जनाब क्या है, इसके मैं कल भी मेकअप किया था, आज भी इसको मेकअप कर देते हैं हम। ये दूसरा मेकअप आ गया, पार्टी मेकअप हो गया इसका भाई। ठीक है, कल हमने शादी वाले मेकअप कर लिया था, आज पार्टी वाला मेकअप कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखें ये लाइट ब्राउन पार्टी मेकअप हो गया। कल रेड कलर का हमने और ग्रीन वाला मेकअप जो है वो वलीमे वाला मेकअप कर दिया था। सही है, ये आज पार्टी मेकअप हो गया। ये बन गया इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो है वो एंगल हो जाएगा 120 डिग्रीज का। अब इसमें इसके साथ लगे हुए 3 हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है बेटा, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। देखें, यह आ गया जनाब पहला हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ, यह आ गया पहले कार्बन का दूसरा हाइड्रोजन, ये दूसरे कार्बन का पहला हाइड्रोजन, और ये आ गया दूसरा हाइड्रोजन। सही है। अब इसके अंदर क्या है कि दोनों कार्बन जो हैं, इन कार्बन के पास एक pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इन कार्बन के पास है एक pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये इसके ऊपर इस तरह से ये आ जाएगा। ये देखिए, ये इसका pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया पहले कार्बन का, और यह आ गया pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यह आ गया दूसरे कार्बन का। इसको भी जरा हम थोड़ी सी पेंटिंग कर दें अगर। इसमें कौन सी पेंटिंग करूं भाई, ये कर देता हूं। ये दोनों कार्बन का ये pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, पहले कार्बन क्या है बेटा, और ये दूसरे कार्बन का pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो ऑर्बिटल हैं, ये जो ऑर्बिटल हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं परपेंडिकुलरली या पैरेलल। ये pz और pz ऑर्बिटल मिल गया, ये परपेंडिकुलरली या पैरेलल मिलेंगे। ये जो ऑर्बिटल मिलेगा, ये बनाएगा पाई बॉन्ड। ये वाला है कौन सा, ये है pz, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पाई बॉन्ड। अब बाकी अगर आप नोट करें तो यहां पर जो हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, ये बन रहा है sp2। हाइड्रोजन के साथ जो बन रहा है, ये बन रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो बन रहा है, ये बन रहा है sp2 और s सिग्मा बॉन्ड। यहां भी क्या बन जाएगा, sp2 और s सिग्मा बॉन्ड। ये वाला क्या बन जाएगा, sp2 और s सिग्मा बॉन्ड। फिर जनाब ये वाला क्या बन जाएगा, अरे भाई, फिर ये वाला क्या बन जाएगा, कहाँ गया, ये वाला बन जाएगा sp2 और s सिग्मा बॉन्ड। और ये जो है ये बनेगा sp2 और sp2, ये भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये बन गया स्ट्रक्चर। और अगर आप गौर से देखें तो जो इथीन का एक मॉलिक्यूल है, जो इथीन का एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में, इथीन के एक मॉलिक्यूल में C2 और H4 के एक मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 5 है सिग्मा बॉन्ड,
5 है सिग्मा बॉन्ड और एक इसके अंदर जो है वो पाई बॉन्ड है। तो जब हम लिखते हैं इथीन का जो मॉलिक्यूल है बेटा C2H4 और इसे हम लिखते हैं H2C डबल बॉन्ड CH2। तो एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो बना हुआ है एक ये पाई बॉन्ड है और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है। तो इथीन के अंदर एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन। लेकिन हम कार्बन और हाइड्रोजन सबको कंबाइन कर दें तो इथीन के मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक है पाई बॉन्ड। लिहाजा क्योंकि पाई बॉन्ड है जो कि वीक बॉन्ड होता है, इस वजह से जो इथीन का मॉलिक्यूल है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जो अनसैचुरेटेड होंगे वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, थोड़ी सी एनर्जी के साथ इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इनमें जो रिएक्शन है वो होगा एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ इथीन है। ये इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं इसको पहले अभी इरेज कर रहा हूं, जल्दी से आप कॉपी कर लें, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये इस स्ट्रक्चर को लिख लिया भाई, इरेज कर दूं मैं, क्लियर कर दूं? अच्छा अब जरा देखें, अगर हम इसके बाद देखते हैं तो अब इसके बाद ये आ गया इसका स्ट्रक्चर, ये देखिएगा ये आ गया कोप्लेनर, ये जो बातें आपको बताई थी। ये देखिए जो पाई बॉन्ड बनाया था, ये पाई बॉन्ड देखें यहां पर जो है, यहाँ जो पाई बॉन्ड है, यहाँ जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड देखें ये ऊपर नीचे ऐसे होगा। दरमियान में है सिग्मा बॉन्ड, दरमियान में सिग्मा बॉन्ड है, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, मैंने ग्रीन कलर से कर दिया, और ये ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड जिसने इसको चारों तरफ से कवर किया हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। इसके बाद हम आते हैं, ये एक्स्ट्रा चीजें इसकी जरूरत नहीं है, बॉन्ड पैरामीटर्स आप देख लें। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका बॉन्ड लेंथ इसकी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसकी जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्रीज। यानी हर इथीन के, हर मॉलिक्यूल के कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो बॉन्ड एंगल होगा आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्रीज का। सही है बेटा? ये यही चीज यहाँ पर क्लियर की गई है। अब आते हैं इसके मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, पहला है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जब इथानॉल को हम डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन के माने क्या, इथानॉल को जब 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब इथानॉल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं इथीन। ये देखें ये बड़ा सिर्फ इक्वेशंस है बेटा, इसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं है, लॉजिक्स नहीं है, सब इक्वेशंस हैं। तो हम इथीन हासिल कर लेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इस रिएक्शन को हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कर सकते हैं।
और फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ के 350 हो जाएगा। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, ये हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो, अल्लाह करे आपको याद हो, तो हमने अल्काइल हैलाइड का एक रिएक्शन पढ़ा था। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन थे, उन रिएक्शंस में क्या क्या था अल्काइल हैलाइड में? एक तो था उसमें एसएन रिएक्शन था, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, और एक उसके अंदर था एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपको याद हो कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो एलिमिनेशन, हाँ बेटा ठीक है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें हमने इथीन हासिल की। तो मैंने आपसे कहा था उस वक्त भी कि कुछ जगहों पर वो रिएक्शंस होते हैं और कुछ जगहों पर वही इक्वेशंस किसी की प्रिपरेशन होती हैं। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, इसको हम क्या कहेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन जो है इसको कहा जाता है। इसमें क्या, और ये कब होगा, ये रिएक्शन कब होगा बेटा? कि ये रिएक्शन होगा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के प्रेजेंस में। कि जब हम अल्काइल हैलाइड को, क्योंकि हम इथीन तैयार करना है, तो इथाइल हैलाइड, वो क्लोराइड हो ब्रोमाइड हो, इथाइल क्लोराइड को जब हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करवाते हैं, हम ऑब्टेन कर लेते हैं इथीन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ये देखिएगा ये आ गया यहाँ पर, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन रिएक्शन में क्या होगा कि हमने इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है कि बीटा कार्बन का जो बीटा हाइड्रोजन है वो आकर OH से मिलेगा और क्या बना लेगा? H2O। और फिर अल्फा कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा KCl, और अल्फा और बीटा कार्बन मिलके बना लेंगे डबल बॉन्ड। इस तरह डीहाइड्रो हैलोजिनेशन के जरिए हम इथीन ऑब्टेन कर लेते हैं। इसमें 3 नॉट रिएक्शन ज्यादा होता है, फिर 2 नॉट, फिर 1 नॉट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शन किसका होगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड का, फिर सेकेंडरी का, और उसके बाद जो है वो प्राइमरी का। डीहैलोजिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनाल डाइक्लोराइड, इसका कॉमन नेम है विसिनाल डाइक्लोराइड। IUPAC है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। विसिनाल डाइक्लोराइड 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, विसिनाल सिंगल बॉन्ड है, विनाइल अगर आएगा तो डबल बॉन्ड है। तो विसिनाल डाइक्लोराइड का IUPAC नेम क्या है बेटा? 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो जब हम 1,2 डाइक्लोरोइथेन को जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां से हैलोजन बाहर निकल जाती है, दोनों हैलोजन बाहर जाती है और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। देख लें आप, ये दोनों क्लोरीन यहां से बाहर निकल गई और Zn के साथ मिलकर ZnCl2, और जो कार्बन है इसके दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया इथीन। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन, कि अगर हम इथाइन की हाइड्रोजनेशन करें, इसके माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो कैल्शियम कार्बोनेट और पैलाडियम के साथ अगर हम इथाइन में हाइड्रोजन का इजाफा कर दे तो इथाइन कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में। और आप इथीन में हाइड्रोजन का इजाफा कर दें तो इथीन कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में, जो हमने कल पढ़ा था। अब हम आते हैं रिएक्टिव ऑफ अल्केन। ये देखिए, ये रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, इसमें रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन या आप जरा सा मैं दिखा देता हूं, ये इतनी डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि अल्केन रिएक्टिव है। क्यों? ये तमाम बातें क्यों रिएक्टिव है? अल्केन क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि अल्केन में है डबल बॉन्ड। अभी आपको मैंने बात वाजे की थी कि ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन में डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें ये वाला बॉन्ड पाई है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है। ये जो बॉन्ड है ये अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इन दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है।
इसलिए ये कार्बन एडिशन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो जब हम कार्बन इथीन का जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगा, बिकॉज उसका जो डबल बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और आने वाला पूरा मॉलिक्यूल उसमें जाकर ऐड हो जाएगा। तो हमें इसके एडिशन रिएक्शन बहुत सारे पढ़ने हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, इसकी डिटेल यहाँ पर ज्यादा देखेंगे। हैलोजन का एडिशन, Cl2 है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन के पास एक एक रेडिकल की गुंजाइश है, तो ये दोनों कार्बन। जी बेटा मैसेज करें, मैसेज करें। जी बेटा मैसेज करें मुझे, क्या हो गया? हाँ बोलो बेटा। तो हैलोजेंस के लिए बेटा विसिनाल सिंगल बॉन्ड और दो हैलोजेंस अगर है, सिंगल बॉन्ड और दो हैलोजेंस अगर होंगे तो विसिनाल कहलाएगा। अच्छा अब जरा देखिएगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहां पर Cl जो है ये आकर इसमें ऐड हो गया, तो एक Cl एक Cl, ये क्या बन जाएगा? ये याद रखिएगा, ये क्या बन गया? 1,2 डाइक्लोरोइथेन या विसिनाल डाइक्लोराइड। ये विसिनाल डाइक्लोराइड की प्रिपरेशन है, ये विसिनाल डाइक्लोराइड की प्रिपरेशन है। ये याद रखिएगा, आ जाती है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ विसिनाल डाइक्लोराइड, तो ये विसिनाल डाइक्लोराइड की प्रिपरेशन है। ऐसे आप विसिनाल डाइब्रोमाइड बना सकते हैं, डाइआयोडाइड बना सकते हैं, ये तमाम हैलोजेंस के लिए। ये देख लीजिएगा। इसमें रिएक्टिविटी क्लोरीन मोर रिएक्टिव है देन ब्रोमीन देन आयोडीन, ठीक है। When bromine is added to an alkane, the reddish brown color of bromine disappears. Hence, bromine in this reaction serves as a test for presence of carbon-carbon multiple bond. तो अगर हमें टेस्ट करना है कि ये अल्केन या अल्कीन है, तो अगर हम ब्रोमीन को ऐड कर दें और उसका जो ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाए, तो ये शो करेगा कि या तो ये अल्कीन होगा या ये अल्काइन होगा। ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये जर्नल मैकेनिज्म जो है इसको आप छोड़ दें, ये नहीं है। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, अब क्या होगा? एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ क्या आ जाएगा? हैलोजन। एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक के साथ आ गया हैलोजन, ये हैलोजन एसिड की एडिशन हो गई। इसके बाद अब ये मार्कोनी कोफ रूल, ये जरा समझना बेटा, ये समझना जरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरा समझिएगा। The addition of halogen acid on unsymmetrical alkene takes place in accordance to the Marconi-Koff rule. ये जरा समझिएगा। हाँ ये अल्काइल हाइड की प्रिपरेशन है ना, हमने पढ़ा था। अच्छा अब जरा ये देखिएगा, मार्कोनी-कोफ रूल है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होंगे बेटा? ऐसे अल्कीन जिसमें दो से ज्यादा कार्बन हो। जैसे अल्कीन के अंदर जो इथीन है, इथीन में तो डबल बॉन्ड है, एक एक कार्बन, डबल बॉन्ड से पहले एक कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन, सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल अगर दो से ज्यादा कार्बन है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी। इथीन में तो दोनों एंड से डबल बॉन्ड की पोजीशन वन है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी। ऐसी सूरत में जब हम बॉन्डिंग करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक मैं आपको पहले मिसाल दूं, फिर मैं आपको मार्कोनिकॉफ समझा देता हूं कि देखिए अगर हमारे पास ऐसा है
कि मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिखा मैंने, और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं, फर्स्ट कर लें HCl से, तो हम ये कहेंगे एक H यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ गया, तो क्या बन जाएगा CH3 और CH2Cl, ये बन जाएगा बेटा। या अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये वाला H इस कार्बन के साथ और Cl इस कार्बन के साथ, अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl और CH3, दोनों इथाइल क्लोराइड सेम है। बट अगर ये ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब और इसको मैं HCl से रिएक्ट कर रहा हूं, और इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं अगर HCl से, अगर मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूं HCl से, तो अब क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं कहता हूं ये वाला H इसके साथ और Cl इसके साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH2Cl। और अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाला H इसके साथ, ये वाला H इसके साथ और ये Cl इसके साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH3 और Cl। अब गौर से देखना बेटा, पहला वाला जो है इसका आंसर है 1 क्लोरोप्रोपेन, और दूसरे वाले का जो आंसर है वो है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसके माने दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग आएंगे। यहां पर तुम इनमें से कोई भी लिख दो वो सही माना जाएगा, ये प्रोडक्ट सेम बन रहा है। लेकिन यहां पर अगर किसी ने ये लिखा, किसी ने ये लिखा, तो कोई एक सही है एक गलत है। अब जनाब कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, क्यों सही होगा और क्यों गलत होगा, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तो ये अनसिमेट्रिकल ईथीन के लिए है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट आ रही है कार्बन के साथ, तो फिर हमें यहाँ पर कोई एक रिएक्शन आंसर लिखना है। अब कौन सा आंसर ठीक है कौन सा गलत है, इस बात को सबसे पहले डिफाइन किया मार्कोनिकॉफ ने, और ये रूल बना जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में आ रही बात बेटा, ये रूल क्या कहने जा रहा है, ये इस बात को डिफाइन कर रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ मिले या ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ मिले, ये डिफाइन करेगा मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखें जरा मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, the negative part of the attacking reagent adds to that carbon of double bond which has minimum number of hydrogen। नेगेटिव पार्ट के माने हैलोजन। मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो जो हैलोजन है या नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन से मिलेगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होगा। जब नेगेटिव पार्ट जो है, जब से अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जो नेगेटिव पार्ट है यानी हैलोजन उस कार्बन से मिलेगा जिसके पास, उस कार्बन से मिलेगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन है। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, इसकी एग्जाम्पल देखें, यहां देखें इसके पास, यहां देखिएगा, यहां पे अगर आप नोट करें बेटा, तो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड वाले जो हैं, इसमें इस कार्बन के पास देखें यहां पर कितने हाइड्रोजन है 1, और यहां पर कितने हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है। सही है, तो उसने क्या किया, जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है इसके अंदर, नेगेटिव पार्ट जो है वो है ब्रोमीन। नेगेटिव पार्ट क्या है इसके अंदर, ब्रोमीन जो है वो नेगेटिव पार्ट है, ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट है। तो ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से लिंक होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से मिलेगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन इस वाले कार्बन से मिलेगा, इस पर नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है। तो ब्रोमीन उस कार्बन से मिलेगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होंगे।
ब्रोमीन उस कार्बन से मिलेगा जिसके पास क्या होंगे, जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होंगे। जो हैलोजन है वो उस कार्बन से मिलेगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन है। लिहाजा ब्रोमीन किससे कंबाइंड हो जाएगा बेटा, ब्रोमीन किससे मिल जाएगा, इस वाले कार्बन से। ये जो कार्बन है इसके साथ ब्रोमीन मिलेगा। अगर आपने ब्रोमीन को इस कार्बन के साथ मिला दिया तो ये गलत होगा। अगर आपने ब्रोमीन को इस कार्बन के साथ मिला दिया तो गलत होगा। लिहाजा अनसिमेट्रिकल ईथीन में जो आंसर आया वो आंसर क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर टू ब्रोमोप्रोपेन, अगर आपने इसको 1 ब्रोमोप्रोपेन कर दिया तो ये गलत होगा। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। आगे बात समझ में? हाँ भाई, क्लियर है यहां तक? इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है बेटा, बस काफी है ये। एडिशन ऑफ हैलोजन एंड वाटर। जी बोलो बेटा, बोलो, बोले, मैसेज करो बच्चे, मैसेज करो, मैसेज करें। हैलोजन तो हमने पढ़ लिया था अभी। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। ये नहीं है आपके पास, इसको छोड़ दें। ये दूसरे रिएक्शंस आ गए। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला। देखिए कुछ रिएक्शंस एडिशन है वो हमने छोड़ दिए, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर। अभी बताता हूं बेटा मैं, 1 मिनट सब्र करो। इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ब्रेक हो गया और यहां पर क्या बन जाएगा, इथानॉल बन जाएगा। ठीक है, एक के साथ H आ जाएगा, एक के साथ OH आ जाएगा। एडिशन ऑफ H2SO4 ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये देख लें, पहले स्टेप में क्या होगा, पूरा H2SO4 ऐड हो जाएगा। अगले स्टेप में यहां से H2SO4 निकल जाएगा, उसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा, देख लीजिएगा। ये बन गया ये बन गया एल्कोहल। ये CH, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, पूरा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में से ये OH कंबाइंड होकर CH3 CH2OH और H2SO4 यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। इस तरह हम इसका एडिशन करके और कमर्शियल प्रिपरेशन इथानॉल की है। अच्छा, ये बाकी बातें फिर हम बाद में करेंगे, क्योंकि अब इसके रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बल्कि इसको देख लो, बल्कि अब इसमें है ना, इसको छोड़ दें, ये हम कल करेंगे। ये देखिएगा, यहां तक हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। मैं 2-3 बातें आपसे मैं पूछूं जो क्वेश्चन किया था। तो आज हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया, एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गए। कल हम इथीन के कंबशन, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन पढ़ के और हम इथाइन शुरू करेंगे। तो कमिंग वीक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हो, डेट्स ऑल टुडे। अब 2 मिनट रुकेगा, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ तक लेक्चर हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, that's all today.